हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज टेस्ट टीच क्लास 10। तो क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। उसका हमने लेक्चर नंबर 3 तक कर चुके हैं हम, और आज है इसका लेक्चर नंबर 4। उससे पहले अगर आपने इसके बाकी के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, देखेंगे कि आखिरकार धातु में प्राप्त कैसे होते हैं, प्रकृति से, नेचर से उसे कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले धातु हमें मिलते हैं प्रकृति में। कहाँ मिलते हैं? धातु मिलते हैं हमें प्रकृति में। जैसे समुद्र में हमें कुछ धातुएं मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं? कौन सी मिलती है समुद्र में? NaCl। ठीक है, जैसे NaCl, MgCl2, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। और जैसे प्रकृति में हमें मिल जाती हैं हमारी कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ETC। तो आखिरकार हम देखेंगे कि जो चीज़ें हैं, जो धातुएं हमें मिलती हैं, और उसे हम अपने काम के लिए कैसे उपयोग करते हैं, कैसे हम उसे निकालते हैं, उसे साफ कैसे करते हैं, उसे हम कैसे अपने यूज़ में लाते हैं, उसे देखेंगे सारा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, तो एंड तक बने रहना। अब देखो, जो प्रकृति है, ठीक है, नेचर है, इसमें धातुएं दो अवस्था में पाई जाती हैं। सबसे पहले मुक्त अवस्था, पहली है मुक्त अवस्था, और दूसरी है संयुक्त अवस्था। अब देखो, मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? जैसे Au, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, जैसे Ag, जिसे हम सिल्वर कहते हैं, जैसे Pt, जिसे हम प्लैटिनम कहते हैं। ठीक है, ये सब हमारी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और संयुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है? देखो, जैसे Al2O3.2H2O। ठीक है, ये सब खनिज आते हैं, ये एल्यूमिनियम का अयस्क। हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये होता क्या, इसे कहते क्या है। ठीक है, फिर क्या है? जैसे अभी हमने देखा NaCl, ठीक है, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो दो अवस्था में पाई जाती है। अब देखो, जो मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, यानी केवल हमें प्रकृति से डायरेक्ट सोना प्राप्त हो रहा है या डायरेक्ट सिल्वर प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हमें बस साफ करनी पड़ेगी। जो उसमें मिट्टी उट्टी लगी होगी, बस उसे साफ करना पड़ेगा, एंड वो तैयार हो जाएंगी हमारे यूज़ के लिए। सोना चांदी तैयार हो जाएंगी हमारी ज्वेलरी बनाने के लिए या फिर अन्य किसी काम के लिए। ठीक है, अब देखो, पर जो संयुक्त अवस्था हम पाए जाएंगे, संयुक्त अवस्था यानी जो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और ये क्रियाशील धातु में होता है, क्योंकि जब ये क्रियाशील होती है तो आसपास के जो मेटल होते हैं वो भी इनसे आके चिपक जाते हैं, तो ये संयुक्त अवस्था बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, जब ये संयुक्त अवस्था में पाई जाएगी, तो अब इसको, जैसे ये हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इस एल्यूमिनियम के अयस्क में हमें एल्यूमिनियम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। तो क्या स्टेप होते हैं जिससे हम चीज़ें निकालते हैं अपने यूज़ के लिए, वो क्या होते हैं, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा संयुक्त अवस्था के धातुओं में होगा। ठीक है, अब चलो पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे खनिज, आपने ये पढ़ा होगा, या आपने आपके सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर खनिज क्या होता है। खनिज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनरल। क्या कहते हैं? मिनरल्स। ठीक है, तो खनिज क्या होता है? देखो, खनिज होते हैं, देखो, जो धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है ना, एंड फिर इसे हम साफ सफाई करके अपने काम के लिए बनाते हैं। तो देखो, खनिज क्या होता है? प्रकृति में पाई जाने वाली धातु युक्त, यानी धातुओं से भरी हुई, या फिर धातु जिसमें हो धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो, प्रकृति में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ, यानी कोई ठोस पदार्थ होगा जिसमें धातुएं होंगी और वही प्रकृति में पाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं खनिज। ठीक है, खनिज होती है। अब इसी में से हम धातुओं को निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, सेकंड चीज़ है अयस्क।
अयस्क यानी ओर, ठीक है, ओर्स, अयस्क यानी ओर। तो अब देखो अयस्क क्या होते हैं। तो अयस्क जो होते हैं हमारे खनिज होते हैं, पर ये जो हमारे खनिज होते हैं अयस्क के, इसमें बहुत भारी मात्रा में धातुएं पाई जाती है और उन्हें सस्ते तरीके से, सरल तरीके से निकाला जाता है। अब देखो कुछ खनिज होंगे जिसमें मान लो 20% हमारा कोई धातु है, ठीक है, 20% धातु है और 80% तक बेकार पदार्थ है, जिसे हम गैंग कहते हैं, ठीक है। गैंग भी समझ लो, गैंग किसे कहते हैं, जो भी धातुओं में पाई जाती हैं गंदगी, कूड़ा करकट कंकड़, ठीक है, उसे गैंग कहते हैं। तो ये गंदगी होती है गैंग, ठीक है। तो मान लो कि एक खनिज है हमारा और इस खनिज में 20% धातु है और 80% गैंग है। अब इसे अगर हम साफ़ करेंगे तो हमें 80% तक गैंग निकालनी पड़ेगी, यानी गंदगी निकालनी, तब हमें 20% धातु प्राप्त होगी, है ना। तो ये हमारा कठिन काम हो जाएगा। पर अगर मान लो एक ऐसा खनिज है जिसमें 80% या फिर 50 से लेके 80% तक हमारा धातु पाया जाए और 20% तक हमारा क्या पाया जाए, गैंग, तो ये हमारे लिए सरल होगा निकालना एंड इसे हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने में ज़्यादा पैसा भी हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो खनिज है ये ज़्यादा बेटर है। तो इस खनिज का एक अलग नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया, हमने दे दिया अयस्क, ठीक है, क्या दे दिया, अयस्क, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात। तो देखो इसी पे एक वाक्य बनाया गया है कि सभी अयस्क खनिज तो होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लड़का है जिसके अंदर बहुत ढेर सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, बस थोड़ी सी अच्छाई है, तो उसे हम खनिज के अंतर्गत रख देंगे, ठीक है। पर दूसरा लड़का है जिसके अंदर ज़्यादा अच्छाई है और कम बुराई है, तो उसे हम अपनाएंगे क्योंकि उसके कम बुराई को हम निकाल पाएंगे और अच्छाई को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। तो उसे हम कह देंगे वो अयस्क है, ठीक है। आई होप आपको अयस्क और खनिज में अंतर पता चल गया हो। और ये जो मैंने आपको बताया है कि सभी अयस्क खनिज तो होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए ये जो लाइन है यानी ये जो वाक्य है वो सही है कि नहीं, ये जो तथ्य है वो सही है कि नहीं, तो आप कहेंगे सही, ठीक है। तो चलो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, धातु की मात्रा अधिक हो, वह कम खर्चे में आसानी से प्राप्त हो जाए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हमारा अयस्क, ठीक है। अब कुछ अयस्क के एग्जाम्पल देते हैं। अब देखो जो मैं अयस्क के एग्जाम्पल्स लिखूंगी वही आपके खनिज के भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों के होते हैं। तो कॉपर के अयस्क यहाँ हम लिख लेंगे, या हमारा Fe लोहे के अयस्क लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे अपने जिंक के अयस्क। तो हम देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर का। तो देखो जैसे कॉपर के CuFeS2, इसे हम क्या कहते हैं, इसका एक बहुत ही प्यारा नाम है, क्या नाम है, कॉपर पाइराइट, ठीक है, क्या नाम है, कॉपर पाइराइट। देखो सेकेंड जैसे हमारा Cu2O, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्यूप्राइट। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, तो हाँ चीज़ें दिख रही है। तो देखो ये हो गया हमारा क्यूप्राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ थर्ड, देखो हमारा Cu2S, इसे हम कहते हैं कॉपर ग्लास। क्या कहते हैं, कॉपर ग्लास, ठीक है। तो ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इतना इनफ है। अब हम देखते हैं हमारा लोहे का अयस्क। इसका बहुत फेमस है Fe2O3, इसे हम क्या कहते हैं, हेमेटाइट। क्या कहते हैं, हेमेटाइट। देखो एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि ये
यानी Fe2O3 किसका अयस्क है, ठीक है। तो आप कहेंगे लोहे का Fe आयरन का अयस्क है, इसे हम क्या कहते हैं, हेमेटाइट, ठीक है। और देखो जैसे Fe3O4 ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट। देखो इन सब का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद ही करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटाइट। अब देखो जैसे Zn का ZnCO3 इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैलामाइन। जैसे ZnS इसे हम क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड, ठीक है। ये एग्जाम में आपके आते हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो जिंक ब्लेंड। फिर हमारा ZnO इसे हम क्या कहते हैं, जिंकाइड। क्या कहते हैं, जिंकाइड, ठीक है। और हम कुछ देख लेते हैं, उसके लिए मैं कहाँ लिखूँ, तो मैं अब चीज़ें यहाँ पे लिखूँ, तो थोड़े बहुत और हैं आपको याद कर रखने चाहिए। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये, HgS इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीने बार। क्या कहते हैं, सीने बार। और ये मरकरी का अयस्क है, ठीक है, मरकरी का अयस्क। और कहाँ लिखूँ, देखो अब ये है हमारा जो Al2O3.2H2O है, मैंने लिखाया था। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं, बॉक्साइट, ठीक है। क्या कहते हैं, बॉक्साइट, ओके। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई सब याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नहीं लिख रहा है वो कॉपी में तो PDF ले लेना, कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसको इरेज करती हूँ एंड हम बढ़ते हैं आगे, ओके। अब है हमारा धातुओं का निष्कर्षण क्रियाशीलता के आधार पे, ठीक है, धातुओं की घटती हुई क्रियाशीलता, ठीक है। तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, ओके। तो देखो क्रियाशीलता के आधार पे धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे, तो सबसे कम वाली का देखेंगे पहले, फिर मध्य वाली का देखेंगे। तो आज हम 2 का देख पाएंगे केवल, किसका, सबसे नीचे वाली धातु का और मध्य वाली का। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उच्च वाली का, ओके। तो सबसे पहले हमारा सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, इसका आपके बुक में एक फ्लो डायग्राम दिया होगा, उसको आप जरूर पढ़ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे नीचे आने वाली धातुओं का देखेंगे। तो जो धातुएं सबसे नीचे आती हैं हम जानते हैं कि वो बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, है ना, यानी कि सबसे नीचे वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, अतः इन्हें केवल गर्म करने पर ही धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। देखो जो कम क्रियाशील होती है वो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करती, जब रिएक्शन नहीं करेंगी तो वो फिर फ्री होंगी, यानी कि हमें पहले से ही वो मिली हुई होंगी, तो इन्हें सिर्फ गर्म करना पड़ता है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे सीने बार अयस्क को गर्म करने पर हमें उसका ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो देखो एग्जांपल सीने बार क्या होता है, मैंने आपको भी बताया है, HgS, है ना। फिर इसे हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। अब देखो वायु की उपस्थिति में अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं भर्जन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भर्जन। तो सबसे पहले हम भर्जन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है, ठीक है। और भर्जन सल्फाइड अयस्कों का होता है। सल्फाइड अयस्क यानी जिस अयस्क में सल्फाइड हो, ठीक है, जिस अयस्क में सल्फाइड हो उसे हम कहते हैं सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क का केवल भर्जन होता है, तो भर्जन केवल सल्फाइड अयस्कों का
का होता है, ठीक है, केवल सल्फाइड अयस्कों का भर्जन होता है। और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी में नीचे पाई जाने वाली धातु होती हैं, सबसे नीचे आने वाली धातु जो होती हैं वो सल्फाइड अयस्कों के रूप में ही प्राप्त होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा Hg, ठीक है। अब देखो, जब हमने इसका भर्जन किया, वायु की उपस्थिति में इसको गर्म किया, वायु की उपस्थिति में गर्म किया, तो ये HgO और प्लस SO2 गैस बना लेती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट स्टेप। अब देखो, अब हमें यहाँ पे मरकरी का ऑक्साइड प्राप्त हो गया, ठीक है, मरकरी का क्या प्राप्त हो गया, ऑक्साइड। अब सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम इसको यहाँ ला लेंगे HgO और इसका हम अपचयन करा देंगे। अपचयन यानी ऑक्सीजन को निकाल देना, ठीक है। जैसे ही हम इसका अपचयन कराएंगे, इसमें ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी और Hg, ठीक है, निकल जाएगी, Hg निकल जाएगी। अब हम इसे सिंपली बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारी हो जाएगा, ओके। तो इसमें आपने भर्जन समझा, इम्पॉर्टेंट है आपका, इसकी डेफिनेशन आपके पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा ही एक सल्फाइड अयस्क है हमारा कॉपर ग्लांस। आपको देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि कॉपर ग्लांस से तांबा किस प्रकार प्राप्त होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, कॉपर ग्लांस हम लिख लेंगे Cu2S, मैंने अभी आपको बताया था कि Cu2S हमारा कॉपर ग्लांस होता है, ठीक है। तो Cu2S को पहले हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिसे हम भर्जन कहते हैं, ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा। तो भर्जन करेंगे इसका, ठीक है, भर्जन करेंगे। देखो, इसका आप ट्रिक याद रखो कि S से होता है साधु होता है ना S से, तो साधु लोग क्या करते हैं, संत लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं। तो उससे आप याद रख सकते हो कि साधु S यानी सल्फाइड S भजन करते हैं, भर्जन करते हैं, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो हमें मिल जाएगा हमारा Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अब देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि अब आप इसका डायरेक्ट अपचयन नहीं करा सकते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे हमने इसमें किया था, इसके ये सेकंड पार्ट में किया था, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो अब सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पदार्थ है Cu2O कॉपर का, इसमें से हम ऑक्सीजन कैसे अलग करेंगे, देखो उसके लिए हमें फिर से ये लेना पड़ेगा Cu2S यानी कॉपर ग्लांस, फिर से हमें कॉपर ग्लांस लेना पड़ेगा, तब हम इससे कॉपर अलग कर पाएंगे एंड हमारी SO2 गैस निकल पाएगी, ठीक है, एंड इसे हमें गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इसका मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका हमने किया भर्जन, क्योंकि सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। तो सबसे पहले हमने भर्जन किया, वायु की उपस्थिति में हमने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ आप लिख लो O2 की उपस्थिति में, ठीक है, O2 की उपस्थिति में गर्म करने पर। तो अब इसे हमने क्या किया, गर्म किया, उसके बाद हमें मिला हमारा कॉपर का ऑक्साइड एंड हमें मिला सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम इससे नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसका अपचयन नहीं करा सकते, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा कॉपर ऑक्साइड को, और फिर से हमने लिया कॉपर ग्लास और इसको गर्म किया तो हमें कॉपर मिला। अब हम इसे बैलेंस कर लेंगे, तो हमें देखो बैलेंस करेंगे तो देखो SO2 है यहाँ पे, हाँ तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो गया और यहाँ पे 5 6, तो यहाँ पे 6 हम लगा देंगे और ऐसे हमारा बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये हो जाएगा। अब चलो देखते हैं कि मध्य में पाई जाने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मध्य में पाई जाने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो देखो, जो मध्य में धातुएं पाई जाती हैं वो 2 प्रकार से पाई जाती हैं, 2 अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। किस किस के, सबसे पहले हमारा कार्बोनेट अयस्क के रूप में, कार्बोनेट, और दूसरा सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से पाई जाती है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। CO3 जुड़ा रहेगा अयस्क के साथ और सल्फाइड S जुड़ा रहेगा हमारा धातु के साथ, ठीक है। तो देखो, जैसे कार्बोनेट अयस्क में कौन कौन आ जाता है हमारा, ZnCO3, ठीक है, ये कार्बोनेट अयस्क है। सल्फाइड अयस्क हमने अभी देखा, तो हम सल्फाइड अयस्क को कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि हमने इसका देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ Cu2S लिख दो आप,
तो ये हमने देख चुका है। तो अब हम देखें कार्बोनेटाइज का। तो जैसे ZnCO3, तो ZnCO3 में क्या होता है देखो, तो कार्बोनेटाइज को कैसे हम शुद्ध करते हैं, देखो इसमें होता है निस्तापन, ठीक है, निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है कि O2 की अनुपस्थिति में गर्म करना, इसलिए हम चीज़ें O2 की अनुपस्थिति में करते हैं, यानी O2 उसमें नहीं होती। जैसे हम मोमोज को करते हैं, स्टीम देते हैं उसके अंदर, है ना, तो वैसे ही हम निस्तापन में O2 की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम बनाते हैं ZnCO3 से हम प्राप्त करते हैं Zn। तो ZnCO3 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, O2 की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। O2 की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पे Zn का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी, ठीक है। अब सिंपली हम इसका अपचयन करा देंगे, तो हम ZnO लेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो ZnO लेंगे और देखो ZnO ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कार्बन का, ताकि कार्बन एक अपचायक के रूप में काम करेगा और ये ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा एंड साथ में हमारा Zn हमें यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम ये जो कार्बन है इसको हम पिछले वाले जो हमने सल्फाइड है इसका संग्रह किया था उसमें, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हमारा हुआ लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट। हमें अभी पढ़ना है उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। हम कहाँ पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5 में, आने वाले लेक्चर में। उसके लिए चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।